मैं कई सालों बाद अपने घर लौटी थी। मैंने देखा कि मेरे कस्बे से रोज रात एक लड़की बंद फैक्ट्री की तरफ जाती और सुबह लौटती तो उसकी हालत ऐसी होती जैसे उसके साथ वो सब हुआ हो। एक दिन मैंने अपनी सहेली को जाते देखा। मैं पीछे गई तो दंग रह गई। वहाँ 5 आदमी उसके साथ। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं अपनी पढ़ाई और कोर्स कंप्लीट करके 7 सालों के बाद अपने शहर, अपने कस्बे में लौटी थी। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और मैं ही थे। लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में मेरी माँ ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया था। इतने सालों बाद सभी से मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ मेरे वापस लौटने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सब कुछ मुझे अपने कस्बे में बदला बदला सा लग रहा था। मेरे आसपास के जो लोग थे वह भी मुझे देखकर अजीब तरह से मुंह लटकाए हुए थे। मुझे ये सब देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हैं। जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने माँ से कहा कि मैं कुछ महीने यहाँ पर रहूँगी और उसके बाद मैं शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूँगी। उसके बाद तुम भी मेरे साथ चलकर वहीं पर रहना। माँ ने मुझसे कहा कि तुम इतने महीने यहाँ पर रहकर क्या करोगी? इससे अच्छा है तुम अभी जाकर वहीं पर नौकरी करने लगो। मैंने कहा अभी मेरी डिग्री मेरे हाथ में आई नहीं है। जब तक मेरी डिग्री मेरे हाथ में नहीं होगी, कोई भी मुझे अच्छी नौकरी नहीं देगा। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। कुछ देर के बाद माँ कहने लगी कि तो तुम यहाँ लौट कर आई ही क्यों? इससे अच्छा तो जब तक तुम्हारी डिग्री तुम्हें नहीं मिलती, तुम वहीं अपने हॉस्टल में ही रहती। यहाँ क्या है, गांव का माहौल है जो तुम्हें रास नहीं आएगा। मैंने हंसते हुए माँ से कहा, कैसी बातें कर रही हो माँ? सिर्फ 7 साल ही तो मैं शहर रहकर आई हूँ। उससे पहले तो बाकी के इतने साल मैंने इसी जगह पर ही तो बिताए हैं। तो भला मुझे ये जगह रास क्यों नहीं आएगी? माँ कहने लगी कि तू समझती नहीं है, जब शहर में रहने लग जाओ तो वहाँ की आदत पड़ जाती है। मैंने कहा पड़ जाती होगी जिन्हें पड़ती है, लेकिन मुझे ऐसी कोई आदत नहीं लगी है। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जो अपनापन मुझे यहाँ महसूस होता है वह वहाँ शहर में थोड़ी ना होता है। और फिर इतने सालों से मैं तुमसे दूर हूँ, कम से कम अब कुछ महीने तो तुम्हारे साथ रहूँगी। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। न जाने क्यों मुझे अब ये लगने लगा कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जिसे लेकर माँ बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए वह मेरे यहाँ आने से खुश भी नहीं है। जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने माँ से कहा कि मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली प्रिया से मिलने जा रही हूँ। तो माँ ने मुझे रोक दिया। माँ ने कहा अब शाम हो गई है, इसलिए घर से बाहर कदम नहीं रखना। मैंने कहा शाम ही तो हुई है, कौन सी आधी रात हो गई है? और फिर उसका घर तो 2 घर छोड़कर ही है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? लेकिन माँ ने मेरी एक भी ना सुनी और उन्होंने मुझे प्रिया के घर उससे मिलने जाने ही नहीं दिया। वह मुझसे बोली कि जब सुबह हो जाए तब तुम उससे मिलने चली जाना। माँ की इस तरह की अजीब जिद देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैं चुपचाप उस रात लेट कर सो गई। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर प्रिया के घर जाने लगी तो माँ ने मुझे एक बार फिर से रोक दिया। मैंने कहा रात में तो तुमने कहा था कि सुबह मैं जा सकती हूँ, लेकिन अब तुम फिर मुझे रोक रही हो, आखिर बात क्या है? माँ ने कहा कोई बात नहीं है, तुम थोड़ी देर अंदर बैठो, मैं अभी बाहर से होकर जब आऊँ तब उसके बाद तुम प्रिया के घर जाना। मैं चुपचाप वहीं बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब माँ बाहर से आई तो मुझसे बोली कि जाओ, अब तुम प्रिया से मिल आओ जाकर, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा वहाँ मत रुकना। मैंने कहा कि मैं इतने सालों बाद अपनी सहेली से मिलूंगी और सिर्फ 10 मिनट के लिए ही उससे बातें करूंगी। आज तो मैं उससे जी भर के ढेर सारी बातें करूंगी।
जिसमें मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय लग जाएगा। मेरी इस बात पर माँ बुरी तरह से मुझ पर चिल्लाने लगी कि तू अब बड़ी हो गई है, इसलिए मेरी एक भी बात नहीं सुनती। मैंने तुझे कहा ना कि सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठकर ही वहाँ से आ जाना। मैंने माँ से कहा कि आप मुझसे इस तरह की ज़िद क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा रोने लगीं। बोली, तू अब मेरी कोई बात नहीं मानती। माँ को रोता हुआ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 10 मिनट बाद ही लौट आऊँगी। मैं प्रिया के घर गई। मुझे देखकर प्रिया हैरान रह गई और खुश होकर मेरे गले से लग गई। मैं उसके लिए चूड़ियाँ लेकर गई थी, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसकी छोटी बहन अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैं वहीं बैठकर उससे बातें करने लगी, लेकिन न जाने क्यों प्रिया मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुझे इतने सालों बाद मिली हूँ, पर तू मुझे देखकर खुश नहीं लग रही। आखिर बात क्या है? तो वह मुझसे कहने लगी, मीनाक्षी, तू यहाँ लौटकर आई ही क्यों? तू तो वहाँ आराम से शहर में पढ़ रही थी ना, तो तुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने कहा कि कैसी बातें कर रही हो? मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताऊं। उसके बाद तो मुझे नौकरी के सिलसिले में दोबारा शहर जाना ही पड़ेगा। प्रिया कहने लगी, हाँ तो तुझे अभी भी वहीं रहना चाहिए था। ये सुनकर मैं बुरी तरह से झुंझला उठी। मैंने कहा, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? मेरे यहाँ आने से कोई खुश ही नहीं है। उधर माँ है कि वह भी बार बार यही रट लगाए है कि मैं यहाँ क्यों आई, और तू भी मुझसे इसी तरह की बातें कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग तो मुझे चाहते ही नहीं हो, जबकि मैं तो तुम लोगों से मिलने के लिए कितनी उतावली थी। पर तुम लोगों को तो मेरे आने की कोई खुशी ही नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ ना आने की हिदायतें दिए चले जा रहे हो। मुझे नाराज़ होता देख प्रिया कहने लगी कि देख मीनाक्षी, मेरी बात का बुरा मत मान, लेकिन बस मैं ये सब तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। मैंने कहा, मेरा भला? आखिर कौन सा भला? क्या बात है जो तुम लोग इतना परेशान लग रहे हो? तो वह कहने लगी कि बात कुछ नहीं है, वह तो हम बस ऐसे ही कह रहे थे। फिर वह कहने लगी कि देख, बहुत देर हो गई है, मैं ज़रा बाहर देख कर आती हूँ, उसके बाद तू अपने घर चली जा। मैंने कहा कि तुझे मुझसे बातें नहीं करनी? तो बोली, बातें हम फिर कभी कर लेंगे, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ये सुनकर मैं तुरंत ही वहाँ से जाने लगी, तो प्रिया ने मुझे रोक दिया। उसने कहा, पहले मैं बाहर जाऊँगी, और जब मैं तुझे बाहर आने को बोलूँ, उसके बाद ही तू आना। मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उधर जब मैं प्रिया के घर आने को थी, तब माँ ने भी यही कहा था कि पहले वह बाहर जाएगी, उसके बाद ही मुझे जाने को मिलेगा। और इधर जब मैं अपने घर जाने को हूँ, तब प्रिया भी यही कह रही है कि पहले वह बाहर जाएगी, उसके बाद ही उसके कहने पर मैं बाहर निकलूँ। आखिर बाहर ऐसा क्या है? थोड़ी देर के बाद जब प्रिया ने बाहर आकर मुझे घर जाने को बोला, तो मैं बिना उससे बात किए गुस्से में अपने घर जाने लगी और आसपास अपनी नज़र दौड़ाने लगी। लेकिन बाहर तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मुझे किसी भी गड़बड़ का अंदेशा हो। हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ था। मेरी समझ से बाहर था कि ये लोग इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों कर रहे हैं। मैंने घर जाकर देखा तो माँ मेरा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे देखकर ऐसे खुश हो गई जैसे मेरी जान किसी ने बख्श दी हो। वह मुझसे बोली, देखो मीनाक्षी, अब तुम आज प्रिया से मिल आई हो ना, तो अब घर से बाहर कदम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सोच रही थी कि शाम को मैं बाहर घूमने जाऊंगी। इस पर माँ फिर से गुस्सा करने लगी। बोली, खबरदार, अगर घर से बाहर कदम भी निकाला, तू अब यहाँ जितने दिन भी रहेगी, तुझे घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले।
मैंने कहा, माँ, आप ये किस तरह की बातें कर रही हो? भला घर के अंदर घुसे घुसे आखिर कौन रह पाएगा? तो माँ कहने लगी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। माँ की ये बात सुनकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, माँ, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के पीछे आप अपनी जान देने की बातें क्यों कर रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया है? मेरे बाहर जाने से आखिर ऐसा क्या होगा? तो माँ कहने लगी कि अब एक भी सवाल नहीं, बस तू मेरी प्यारी बेटी है ना, अपनी माँ की बात मानेगी ना? मैंने कहा, हाँ माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तो माँ ने कहा कि आज के बाद तू कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं यहाँ जितने भी दिन रहूंगी घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए और उन्होंने खुश होकर मुझे गले से लगा लिया। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक साथ हजारों सवाल चलने लगे थे कि आखिर ये सब क्या है और क्यों है? ये लोग बाहर जाने को लेकर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये सब तो आराम से बाहर घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे बाहर जाने से ऐसा कौन सा भूचाल आ जाएगा? खैर, माँ की खातिर मैंने उनकी बात मान ली और घर के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। अब मैंने एक बार फिर से पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिन नौकरियों में मैं अप्लाई करती उनमें से कुछ में एग्ज़ाम्स होते थे और इंटरव्यू होते थे जिनके लिए तैयारी करनी पड़ती थी। इसलिए मैं रात को बैठकर पढ़ने लगी। पहली ही रात जब मैं बैठकर चुपचाप पढ़ रही थी तो मुझे अपनी खिड़की के सामने से कोई गुजरता हुआ दिखा। मुझे लगा, इतनी रात को आखिर इस तरफ कौन जा रहा है? दरअसल मेरा घर कस्बे के सबसे आखिरी छोर पर था और उसके बाद सड़क के उस पार पूरा वीरान जंगल था। उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए जब मैंने उस तरफ किसी को जाते हुए देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने जब झांक कर देखा तो मुझे कोई लड़की सड़क के उस पार जंगल के अंदर जाते हुए दिखाई दी। मैं सोचने लगी कि आखिर इतनी रात को उस लड़की को जंगल में ऐसा क्या काम आ पड़ा? इसे डर नहीं लग रहा है? खैर, उस दिन मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि रोज़ रात को एक लड़की उस जंगल की तरफ जाती थी, तब मुझे ये सब बहुत अजीब लगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे कस्बे की लड़कियां रोज़ रात को जंगल की तरफ क्या करने जाती हैं। जब मेरे सवालों का जवाब मुझे खुद से नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने माँ से इस बात का जिक्र किया। मेरी बात सुनकर माँ बुरी तरह से घबरा गई और कहने लगी कि यह मेरी गलतफहमी है। मैंने कहा, गलतफहमी एक दिन होती है, हर रोज़ नहीं। मैंने खुद अपनी आँखों से हर रोज़ एक लड़की को खिड़की से सड़क के उस पार जंगल की तरफ जाते देखा है। मेरी इस बात पर माँ बुरी तरह से गुस्सा करने लगी और उन्होंने उस खिड़की को बंद कर दिया और बोली, आज के बाद इस खिड़की को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, ये तो मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ। आप मुझे बताती क्यों नहीं हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? लेकिन माँ ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वह बाहर से दरवाज़ा बंद करके चली गई। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर बहुत उलझन पैदा कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और माँ मुझसे क्या छुपा रही है। एक तो मैं कोई भी चीज़ खुद से पता नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ का मेरी वजह से दिल दुखे। ऊपर से मेरी सहेली प्रिया, वह तो इतने दिनों में मुझसे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई, जो अपने सवालों का जवाब मैं उससे ही मांग सकती। कभी कभी तो मेरे मन में ख्याल आता कि इससे अच्छा तो मैं यहाँ लौट कर आती ही ना, वहीं बनी रहती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि यहाँ आकर तो कई सारे सवालों ने मुझे घेर लिया था, जिनके जवाब ना तो मुझे कोई दे रहा था, ना ही मैं खुद से उन्हें ढूंढ पा रही थी। अगली रात जब मैं पढ़ने बैठी तो मैंने देखा कि माँ गहरी नींद में सो रही है। इसलिए मैंने धीरे से खिड़की खोल ली।
क्योंकि जिज्ञासा के कारण मुझसे रहा ही नहीं गया। उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आज जो लड़की जंगल की तरफ जा रही थी वह और कोई नहीं, मेरी सहेली प्रिया ही थी। प्रिया को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि आखिर आज वह क्यों अंधेरी रात में जंगल की तरफ जा रही है। आखिर ऐसा क्या है? अब मैं खुद को रोक नहीं सकी और चुपके से कुंडी खोलकर बाहर निकल गई। मैं दबे पांव प्रिया के पीछे पीछे चलने लगी। प्रिया उस घने अंधेरे जंगल के अंदर चलती ही चली जा रही थी। एक बार तो जी चाहा कि मैं उसे आवाज़ लगाकर रोक लूं और उससे पूछूं कि आखिर वह कहाँ जा रही है, लेकिन अब मैं इतना तो समझ चुकी थी कि ये लोग मेरे किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे पूछने से तो नहीं देने वाले। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चुपचाप पीछा ही करती हूँ और देखती हूँ कि आखिर ये कहाँ जाती है। काफ़ी देर चलने के बाद प्रिया एक फैक्ट्री के सामने जाकर रुकी। दरअसल उस जंगल में एक फैक्ट्री थी जो काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई थी। प्रिया उस फैक्ट्री के अंदर जाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इस फैक्ट्री के अंदर आखिर क्या करने जा रही है। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब आगे जो मैं देखने वाली हूँ उसे देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया मुड़कर अंदर की तरफ चली गई और मुझे कुछ आदमियों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं वहीं पर कुछ देर रुक गई और फिर धीरे से आगे बढ़ी। उसके बाद वहां रखे कबाड़ के पीछे से खड़े होकर मैं सामने का पूरा नज़ारा देखने लगी। प्रिया जैसे ही वहां पहुंची, वह सारे आदमी बहुत खुश होने लगे और उन पांचों आदमियों ने प्रिया को चारों तरफ से घेर लिया। प्रिया उनके आगे बार बार हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वह किसी जानवर की तरह उसे घूर घूर कर देख रहे थे और यहाँ वहाँ हाथ लगा रहे थे। वह बेचारी डरी सहमी सी बार बार उनके आगे गिड़गिड़ा रही थी। ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया खुद जानबूझकर इन भेड़ियों के पास क्यों आई है। उसके बाद उन आदमियों में इस बात की बहस होने लगी कि कौन पहले प्रिया के साथ। फिर उनमें से जो एक गंजा आदमी था वह बोला कि मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरा ही हक बनता है। और फिर वह प्रिया को घसीटकर अंदर वाले कमरे की तरफ ले जाने लगा और फिर तो पूरी फैक्ट्री प्रिया की चीखों से गूंज उठी। मैंने अपना मुंह कस के अपने हाथों से दबा लिया था और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जी तो चाह रहा था कि मैं अपनी सहेली को जाकर बचा लूं, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गई थी और वह 5 आदमी इतने हट्टे कट्टे थे कि मेरे अंदर हिम्मत ही पैदा नहीं हुई जो मैं उनका मुकाबला करती। उसके बाद उन 5 आदमियों ने बारी बारी से जाकर प्रिया के साथ वह सब किया। मैं रोते हुए भागती हुई वापस अपने घर की तरफ चली आई। जब मैं घर पहुंची तो माँ अभी भी सो रही थी। इस बात का मुझे सुकून मिला कि माँ को ये सब पता नहीं चला, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि इतनी रात को मैं अकेले जंगल की तरफ गई थी तो ना जाने वह क्या कर बैठती। अब मेरे मन में और भी नए सवाल आने लगे थे कि आखिर कस्बे की लड़कियां उस फैक्ट्री में खुद ही उन आदमियों के पास क्यों जाती थीं। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है? इन सब की ऐसी क्या मजबूरी है? क्या इसीलिए माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने को मना कर रखा है? उस पूरी रात मैं चैन से सो ना पाई। मैं बार बार यही सोच रही थी कि प्रिया का आखिर क्या हाल हुआ होगा। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंखें जैसे ही खुलीं, मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल प्रिया का ही आया। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर मैं भागकर प्रिया के घर पहुंची। माँ ने जब मुझे बाहर जाते देखा तो वह भी मुझ पर चिल्लाते हुए मेरे पीछे दौड़ने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने को,
लेकिन मैंने उस वक्त माँ की एक बात ना सुनी और मैं तुरंत ही प्रिया के घर पहुंची। वहां जाकर जब मैंने प्रिया का हाल देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह बिस्तर पर पड़ी दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी। उसके सारे कपड़े फट चुके थे और पूरा शरीर जगह जगह से लहूलुहान था। मुझे देखकर प्रिया बुरी तरह से रोने लगी। मैं उन लोगों से बार बार पूछती रही कि आखिर ये सब क्या है और क्यों है, पर वह सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं बोल रहे थे। माँ ने भी जब प्रिया की ये हालत देखी तो वह भी रोने लगी और वह मुझे वहाँ से वापस घर बुला लाई। मैंने माँ से कहा, कम से कम अब तो मुझे बताओ कि ये सब क्या है, लेकिन माँ मुझे अब भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने माँ को बताया कि आपको क्या लगता है, मुझे ये सब नहीं पता। फिर रात वाला पूरा वाकया मैंने माँ को साफ साफ बता दिया। मेरी बात सुनकर माँ बुरी तरह से घबरा गई और मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैंने तुझे मना किया था, इसके बावजूद भी तू घर से बाहर निकल कर क्यों गई। मैंने कहा कि आप तो मुझे कुछ बता नहीं रही, तो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ा। अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं बाहर निकल कर ना जाती। माँ ने कहा, ठीक है, अगर मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी तब तो तू आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी ना। मैंने कहा, नहीं निकलूंगी, लेकिन पहले आप मुझे साफ साफ बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद माँ ने मुझे जो कुछ बताया वह सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज हमारे देश में जब लोकतंत्र है तब कुछ लोग कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। माँ ने कहा कि यहाँ का जो नेता है उसने अपने कुछ लोकल गुंडों को यहाँ पर अपने अवैध कामों के लिए रख रखा था, क्योंकि यहाँ उसकी अच्छी खासी धाक जमी हुई है। किसी भी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं है जो उसके खिलाफ जा सके, इसीलिए उसके जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं वह सब इसी जगह से चलाते हैं। शुरू शुरू में तो ये गुंडे हम लोगों पर सिर्फ अत्याचार ही करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो इन्होंने ये शर्त रख दी कि रोज रात को किसी एक घर से एक लड़की या औरत को इनको खुश करने के लिए फैक्ट्री में जाना ही पड़ेगा, और अगर किसी ने भी इस बात से इनकार किया या इनका विरोध किया तो हम सब की लाशें बिछा दी जाएंगी। मैंने कहा, आप में से किसी ने भी पुलिस में शिकायत नहीं की? तो माँ ने कहा कि तुझे क्या लगता है कि हम सब ने ऐसा नहीं किया होगा। जब हम लोगों ने इसकी शिकायत की तो पुलिस वालों ने उल्टा हमें ही डरा धमका कर वापस भेज दिया, और उनकी शिकायत करने की जो हम लोगों ने हिम्मत दिखाई उसका खामियाजा हमें गांव के कुछ लोगों की जान के बदले में चुकाना पड़ा। अब यहाँ पर इन लोगों का जंगल राज चलता है। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी पुकार सुने, जो हमारे लिए खड़ा हो, जो हमें न्याय दिलाए। हम सब इनका अत्याचार झेलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस पूरे कस्बे को ये जलाकर शमशान बना देंगे। इसीलिए यहाँ की सभी औरतों ने अपने अपने घरों को बचाने के लिए ये फैसला लिया कि वह अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपने घर वालों की जान की रक्षा करेंगी। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। आखिर ये सब क्या था? ऐसा अन्याय तो मैंने आज तक जीवन में कभी भी नहीं देखा था। मैंने माँ से कहा, लेकिन अगर कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उनका ये वहशीपन झेलते रहेंगे? हमें खुद उनके खिलाफ खड़ा होना होगा और उन्हें जड़ से उखाड़ देना होगा। मेरी बात पर माँ मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी। बोली, खबरदार, जो तूने कोई भी गलत कदम उठाया, तुझे क्या लगता है तू अकेली उनका मुकाबला कर लेगी? यहाँ कोई नहीं है जो उनका मुकाबला कर पाया हो और तू अकेली उन्हें जड़ से उखाड़ देगी। मैंने कहा, मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं तो हम उन्हें हरा देंगे। माँ ने कहा, कौन सब? तुझे क्या लगता है कि यहाँ के लोग तेरा साथ देंगे? कोई तेरा साथ नहीं देने वाला।
इसलिए चुपचाप घर के अंदर बैठ। जितने दिन यहाँ रहना है रह, और उसके बाद शहर के लिए चली जा और यहाँ वापस लौटकर कभी मत आना। मैंने माँ से कहा, लेकिन अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप होता है। माँ ने कहा, अपना ये किताबी ज्ञान मेरे सामने मत झाड़। जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही कर, नहीं तो मेरी उस बात को ध्यान रखना। मैं उस रात एक भी पल चैन से ना रह पाई। मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। प्रिया का हाल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर ये सब लोग ऐसा अन्याय कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। अगली सुबह जब मैं अपनी टेबल को साफ कर रही थी तो मैंने खिड़की से देखा कि एक छोटा सा पिल्ला जिसके पैर में चोट लगी हुई थी, वह बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि ये सड़क के बीचों बीच में है, अगर कोई गाड़ी निकली तो कहीं वह इसे रौंद ना दे। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं निकलकर घर के बाहर चली गई और उस पिल्ले को एक तरफ सड़क के बगल में रख दिया। लेकिन मैं जैसे ही खड़ी हुई मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे पीछे वही 5 गुंडे खड़े हुए थे जिन्होंने उस रात प्रिया के साथ, वह मुझे देखकर बहुत ही घिनौनी तरीके से अपने दांत निकाल रहे थे और मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये तो हमें नया माल लग रहा है जिसके बारे में हमें तो पता ही नहीं था। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर मेरी तरफ आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह मुझसे नहीं डरे। वह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। मैंने भागना शुरू किया और घर के अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, पर वह मेरा दरवाज़ा पीटते ही चले जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। बाहर से बहुत ही वाहियात बातें करते जा रहे थे, जिसे सुनकर मेरे अंदर डर और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन फिर मुझे यही लगा कि अगर आज मैं भी इनसे डर गई तो कस्बे के लोगों में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इन लोगों की हिम्मत आज इसीलिए इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी भी इनका मुकाबला नहीं किया। कुछ ही देर में वह लोग दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आ गए और मुझे आवाज़ें दे देकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। लेकिन मैंने भी अब ठान लिया था कि मैं इन्हें आज सबक सिखाकर ही रहूँगी। जैसे ही उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा, वह मेरी तरफ किसी भूखे भेड़िए की तरह दौड़े। मैंने तुरंत ही पीछे से प्लेट में भरी हुई मिर्च उठाकर उन 5 के ऊपर उड़ेल दी। उन सब की आंखें मिर्च के तीखेपन की वजह से जलने लगीं। वह बुरी तरह से बिलबिलाने लगे और यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। उसके बाद मैंने पास में ही रखा हुआ मिट्टी का तेल उठाया और उन सब के ऊपर उड़ेलने लगी। अपनी पूरी ताकत से मैं जितना तेल उन लोगों के ऊपर डाल सकती थी उतना मैंने डाला और उसके बाद मैंने माचिस की तीली जलाकर उन लोगों के ऊपर फेंक दी और वह यहाँ वहाँ जलने लगे, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से तड़पने लगे और घर के बाहर दौड़ने लगे। इतनी देर में मेरे घर के बाहर मेरे कस्बे के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जब उन लोगों ने देखा कि मैंने अकेले उन 5 का ये हाल कर दिया था तो उनके अंदर भी हिम्मत आ गई और जैसे ही वह 5 बाहर निकले उन सब ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सभी ने मिलकर मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया। लेकिन ना जाने कहाँ से तभी पुलिस आ गई और वह हम सबको डरा धमका कर उन 5 को वहाँ से बचा कर ले गई। मैंने कस्बे के लोगों से कहा कि आप लोगों ने आज जो हिम्मत दिखाई है, अगर पहले दिन ही दिखाई होती तो जो कुछ आज तक आपने झेला है वह कभी आपको झेलना नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की हिम्मत तभी बढ़ती है जब वह देख लेते हैं कि सामने वाला हमसे डर गया है। लेकिन हमें कभी भी अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं तुरंत ही एक बहुत भारी भीड़ लेकर पुलिस थाने में गई और उन 5 के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का पुलिस पर दबाव बनाया। वैसे तो शायद पुलिस वाले मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे साथ इतनी बड़ी भीड़ है और सभी लोग बहुत गुस्से में हैं, तो मजबूरन उन्हें उन 5 के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी। उसके बाद उन 5 पर मुकदमा चलने लगा,
जिसकी सुनवाई शुरू हो चुकी थी और हम सब उनके खिलाफ गवाही देने के लिए जाने लगे। जिस दिन अंतिम सुनवाई होनी थी, उस दिन जब हम वहां पहुंचे तो उस गैंग के लीडर को कटघरे में लेकर जाया जा रहा था। तो वह हम महिलाओं को देखकर बहुत गलत गलत बातें कहने लगा। पुलिस भी उनके साथ थी और वह भी खड़े होकर हंसकर तमाशा देख रही थी। वह बड़े ही फख्र से कह रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं अब हर हाल में छूट जाऊंगा और फिर तुम देखना, तुम लोगों ने जो मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है ना, उसका तुम्हें कितना भयानक नतीजा भुगतना पड़े। वह पुलिस वालों के सामने ही खड़ा होकर हम लोगों को धमकी दे रहा था और पुलिस थी कि वह भी उसी का साथ दे रही थी। कुछ देर के बाद जो फैसला आया उसे सुनकर हम सभी दंग रह गए। वह पांचों छूट चुके थे। उसने सही कहा था कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम सब हताश निराश होकर वापस अपने अपने घरों को लौट आए। अब सब लोग यही कहने लगे कि हमने इतना कुछ किया लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कानून से मदद मांगने का हमें क्या सिला मिला? वह लोग तो बेगुनाह साबित हो गए और अब वह हमसे बदला लेने के लिए हमारा जो हाल करेंगे उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सभी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी हो सकती है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मुझे हर कोई बिका हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब आपको न्याय ना मिले तो हमें उस न्याय को छीन लेना चाहिए। मेरा यही सोचना था। मैंने सभी से कहा कि हम अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। अगर हमें इंसाफ अदालत में नहीं मिला है तो अब हम खुद से इंसाफ करेंगे, लेकिन उनके जुल्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी बातें सुनकर एक बार फिर से सभी के अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी थी। अगली सुबह जब लोगों के घरों में अखबार पहुंचा तो फ्रंट पेज पर जो बड़ी बड़ी हेडलाइन थी उसे पढ़कर हर कोई थर्राया हुआ था। उस हेडलाइन में लिखा था कि कल रात जब नेताजी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ पुलिस वाले एक जगह पर जश्न मना रहे थे तो अचानक ही वहां पर करीब 200 महिलाओं ने उन लोगों पर हमला कर दिया और बर्बरतापूर्वक उन सभी की हत्या कर दी। वह महिलाएं कौन थीं, कहां से आई हुई थीं, इसके बारे में जांच की जा रही है, लेकिन पता लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उन सभी महिलाओं ने अपने चेहरों को कपड़े से बहुत अच्छी तरह से बांध रखा था, जिससे ये पहचान पाना नामुमकिन के बराबर है कि वह महिलाएं कौन थीं। इतने बड़े हत्याकांड के पीछे कौन लोग हैं, इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है ताकि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और इस तरह से जो इंसाफ हमें नहीं मिला था वह हम लोगों ने छीन लिया था। उनकी जांच चलती रही और वह अपनी शक के बिना पर हमारे कस्बे में आकर पूछताछ करते रहे। मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और मुझे बहुत ही अच्छी सैलरी की एक जॉब मिल गई और माँ को लेकर मैं शहर में ही आकर रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद मैंने अपनी सहेली प्रिया और उसकी बहन को भी वहीं पर बुला लिया और हम सब खुशी खुशी अपने पुराने गमों को भूलकर एक साथ रहने लगे। ताकतवर लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कमज़ोर वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। खासकर महिलाओं को वह अपना सबसे आसान शिकार मानते हैं। लेकिन महिलाओं को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ खुद के खिलाफ होने वाले अन्याय के लिए लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और मेरी चैनल की और भी कहानियों को पढ़ें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लिख कर सुनाती रहूँ। थैंक यू।